हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बेटा माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर, और हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन योर ऑन द्रोना बैच। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हमने लास्ट लेक्चर में किया था बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, और उससे रिलेटेड मैम ने आपको दिया था होमवर्क, और मैंने देखा है आप सबके कमेंट्स, सबने होमवर्क किया है। इवन जो मैं लेक्चर के बीच में क्वेश्चंस पूछती हूँ वो भी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले आपका होमवर्क देखते हैं, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको बता देती हूँ हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ऑन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, किसके बारे में है? LH और FSH के बारे में। LH और FSH क्या करते होते हैं? वैसे नॉर्मल क्या करते हैं बेटा? एक तो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, अगर फीमेल्स की बात करें हम। ठीक है, और क्योंकि ये फीमेल का ही दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और साथ में क्या करवाते हैं? ओव्यूलेशन करवाते हैं ऑन द 14th डे। इतनी बात तो क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट है LH एंड FSH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। फिर है LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। अब बेटा जो मैम ने आपको एक बहुत ही प्यारा सा एक ग्राफ बनाया था, जहां पर हमने पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल देखा था, फिर हमने ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल देखा था, यूट्रस में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखा था, ओवेरियन फॉलिकल्स में क्या चेंजेस आते हैं वो देखा था। सब बच्चे अपना वो पेज निकालेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे क्वेश्चन है वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। सब बच्चे अपना पेज निकालो। देखो अब उसके अंदर क्या था बेटा? फॉलिकुलर फेज याद आ रहा है आपको? फॉलिकुलर फेज कौन सा था? 6 से लेकर 13th या 14th डे तक जो फेज चलता है दैट इज द फॉलिकुलर फेज। उसे हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और उसके अंदर LH और FSH का लेवल देखो क्या बनाया मैम ने कि वो हल्का हल्का इंक्रीज होता है और 14th डे पे पीक आता है। तो क्या उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि LH और FSH जो भाई डिक्रीज हो जाता है फॉलिकुलर फेज में, लेकिन हमें तो पता है वो इंक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी। ठीक है, अगर आगे भी आप देखोगे LH ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम लेडिक सेल, ये भी ठीक है। FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतनी बात क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन के ऊपर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो मैंने आपको इनहिबिन दो जगह करवाया था, स्पर्मेटोजेनेसिस में। आई होप सबको याद है, मैंने क्वेश्चन पूछा था, सबने आंसर ठीक किया था। ठीक है, फिर इनहिबिन हमने किया था, कौन रिलीज करता है? कॉर्पस लूटियम भी रिलीज करता है। मींस कॉर्पस लूटियम के अंदर जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रैनुलोसा सेल्स इन ओवरी, बिल्कुल ठीक। एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH, और वो FSH की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी में देखोगे बेटा तो आधी स्टेटमेंट ठीक है, बट लास्ट में लिख दिया इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, जो कि है रॉन्ग। ऐसे ही फिर से क्या लिखा हुआ है? अगर टेस्टिस की बात करें, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, जो हमें पता है वो भी रॉन्ग है। ठीक है, फिर क्या है? LH FSH, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो मैच द आइटम्स गिवन इन बेटा हमें कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है, मैच करनी है। मैंने आपको बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आता है क्वेश्चन में। और देखो सो प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है? जब जो फॉलिकल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन होती है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग की प्रोलिफरेशन होती है, प्रोलिफरेशन, और यू कैन से द फॉलिकुलर फेज। तो ए का हो जाएगा 2। ए का 2 किसमें है? देखो जरा इसमें। आंसर तो बेटा आपका सी है, क्योंकि एक में ही है। फिर सिक्रीटरी फेज इज द लुटियल फेज। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन मींस ब्लीडिंग फेज, वहां पर क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो इसका हो जाएगा ये। तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन समझना है, अभी आपके नीट 2022 के अंदर ही आया है, समझो। देखो इसमें हमसे क्वेश्चन समझो, पहले सिर्फ क्वेश्चन समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। यहां पर हमें
5 स्टेटमेंट दी है और हमसे पूछा है इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ठीक है बट oogenesis के लिए नहीं वैलिड है। तो चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा पहले। फर्स्ट है इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ये तो दोनों के लिए ठीक है। oogenesis से भी हमें स्पर्म मिलता है और oogenesis से हमें ओवम मिलता है और स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म मिलता है और दोनों ही क्या होते हैं हैप्लॉइड, तो ये तो दोनों के लिए ठीक हो गई। नेक्स्ट क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। ये देखो हमने किया जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तब पहले क्या बनता है आफ्टर मियोसिस स्पर्मेटिड बनता है, बन गया। स्पर्मेटिड के बाद उसकी क्या होती है बेटा डिफरेंशिएशन होती है, उसमें टेल आती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पाइरल हो जाता है, ये सब चेंजेस होते हैं। दैट इज डिफरेंशिएशन जो हमें सिर्फ स्पर्म में दिखता है, ओवम में नहीं दिखता है, ठीक है। तो जो हम आपका सेकंड ऑप्शन है इट होल्ड्स ओनली ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड नॉट फॉर oogenesis। क्लियर बेटा। नेक्स्ट meiosis occur continuously in mitotically dividing stem cells population। देखो ये स्टेटमेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सिंपल सी बात है भाई, वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है उसके बाद कॉन्टिन्यूअस रहती है। बट अगर मैं oogenesis की बात करूं तो वो कब स्टार्ट हो जाती है फीटल ओवरी में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फिर हो जाती है अरेस्टेड, फिर जब प्यूबर्टी आती है फिर से रिज्यूम होती है। मींस इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो इन्होंने क्या बोला मियोसिस अगर कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ किस में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस पे। सो statement C holds only true for spermatogenesis and not for oogenesis। Next, it is controlled by the luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted by the anterior pituitary gland। ये भी statement दोनों के लिए ही ठीक है, दोनों को FSH और LH चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। ये वाली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे इनिशिएटेड मतलब पहली बार कब इनिशिएट होती है, किसमें होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर तुम oogenesis की बात करो तो आप बोलोगे बेटा इट इज रिज्यूम्ड एट प्यूबर्टी। स्टार्ट तो हो चुकी है वो कब एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर, फीटल ओवरी के अंदर ऑलरेडी स्टार्टेड है। इट इज ओनली रिज्यूम्ड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बट इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज इनिशिएटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। सो स्टेटमेंट B, C and E are true only for the spermatogenesis and that is your answer, means option number A। क्लियर है। चलो नेक्स्ट non-new follicles develop in the luteal phase of the menstrual cycle because luteal phase देखो नॉन न्यू फॉलिकल्स। अब पहली बात तो ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए हार्मोन कौन से भाई LH और FSH। फटाफट से अपना अगर आप देखो अपनी नोटबुक देखो उसमें सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज निकालो, उसके अंदर FSH और LH दोनों का ही लेवल क्या है लो है। जब FSH और LH दोनों का ही लेवल लो होता है तब कोई भी नए फॉलिकल की ग्रोथ नहीं हो सकती। और ये LH और FSH का लेवल जो है मेंटेन कौन करता है या इसका फीडबैक कैसे चलता है। देखो जब हमारे बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होना स्टार्ट होता है वैसे वैसे ही पहले क्या होता है FSH और LH का हाई होता है। उससे क्या होता है जो फॉलिकल्स हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं एस्ट्रोजन, तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है। बाद में LH बिल्कुल सर्ज पे आता है तो क्या होता है ओवम रिलीज हो जाता है। ओवम रिलीज होते ही FSH LH हो जाते हैं डाउन। क्यों भाई, क्योंकि वो जो कॉर्पस ल्यूटेम है वो सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। मतलब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर तो FSH और LH का लेवल नीचे, ऐसे चलता है। ये समझ रहे हो, ये ऊपर तो ये नीचे तो ये ऊपर, ऐसे चलता है सिंपल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है या यूं कह लो LH और FSH का लेवल जो है आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल जो रेगुलेशन चलता है वो किसके थ्रू चलता है, तो आप बोलेंगे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू चलता है। ये बात याद रखनी है दिमाग के अंदर, क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। सो कोई भी फॉलिकल ल्यूटियल फेज में क्यों नहीं डेवलप होता बेटा, क्योंकि उस टाइम पे FSH और LH दोनों का ही लेवल काफी लो होता है और जब वो ही लो है तो फॉलिकल को डेवलप कौन करवाएगा, तो वो नहीं करवा सकते हैं। क्लियर। सो बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज, दैट इज ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतनी बात।
नेक्स्ट फिर से हमें क्या दे दिया, कॉलम 1 कॉलम 2, और इसको मैच कर देते हैं, करते हैं चलो। ओवरी, बेटा ओवरी की बात करें तो ओवरी से तो दोनों हार्मोन बनते हैं भाई, एस्ट्रोजन भी बनता है और प्रोजेस्टेरोन भी बनता है, तो ए का लगा दो 2, ए का 2 किसमें है, लास्ट में, आंसर तो आपका आएगा डी। चलो देखते हैं फिर भी हम, प्लेसेंटा इसको छोड़ो एक बार, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम में मैंने आपको बताया कि वो काफी सारे हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनिबिन, रिलैक्सिन, बट जो सबसे मेन हार्मोन है विच इज रिलीज बाय द कॉर्पस लूटियम इज प्रोजेस्टेरोन। हमेशा याद रखेंगे हम, हमारी बुक में बस एक ही हार्मोन की बात की हुई है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, करता और भी है बट दिस इज द मेन वन। नाउ लेडिक सेल्स इन द टेस्टिस क्या रिलीज करते हैं, एंड्रोजन, और कौन सा एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है इतनी बात। फिर आता है बेटा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या रिलीज करता है, HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हमने करना है, बट अगर आपको इसमें प्लेसेंटा नहीं भी पता होता तो भी ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता। सो करेक्ट आंसर हो गया इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following hormone level will cause the release of ovum or cause the ovulation from the Graafian follicle। समझो अपना अपना वो देखो, जो हमने ग्राफ बनाया था उसको देखो बेटा, उसमें क्या है, 14th डे पे, ओव्यूलेशन वाले डे पे सबसे ऊपर वाली पीक किसकी है, LH की, फिर किसकी है, FSH की। क्या इसके अलावा भी कोई पीक दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही होगी, देखो एस्ट्रोजन की। तो आप हमेशा याद रखेंगे जब आपसे कोई ओव्यूलेशन पूछे तो मेन हार्मोन इज LH, भाई LH नहीं दिया तो कह दो FSH, दोनों ही नहीं दिए तो बोलो एस्ट्रोजन। वही अप्लाई होता है इस क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट क्या है, ओव्यूलेशन के लिए हमें पता चल गया ये 3 हार्मोन है, मेन LH होता है। फर्स्ट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, भाई प्रोजेस्टेरोन तो बना ही नहीं अभी, वो तो कॉर्पस लूटियम बनाएगा जो कि बना नहीं है, गलत करो। लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, LH अगर लो होगा तो ओव्यूलेशन नहीं हो सकती। लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH, FSH की भी हाई होनी चाहिए, तो आंसर क्या करें, LH और FSH तो गलत दे दिया। लास्ट ऑप्शन देखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, वो कह रहे हैं कि एस्ट्रोजन बताओ अगर ज्यादा हो, बिल्कुल मैम ने आपको बताया 3 हार्मोन याद रखेंगे आप, LH, FSH एंड एस्ट्रोजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या है बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी है। चलो अब इसके बाद ये था आपका होमवर्क, और अब बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सॉरी, तो बेटा देखो एक चीज का थोड़ा सा एक बार फिर से एक वो लेते हैं हम। हमने क्या किया, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में किया रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो किया ही किया, मेल फीमेल का। फिर हमने किया मेल के अंदर एक हैप्लॉइड गैमेट बनता है दैट इज स्पर्म, फीमेल के अंदर फिर से एक हैप्लॉइड गैमेट बनता है दैट इज ओवम, या यूं कह लो सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब अगर हम फीमेल को लेकर चलें, फीमेल के अंदर ये जो ओवम है ये कब बना या कब रिज्यूम होकर बना, कब बना बेटा, प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी कब आती है, 12 to 15 ईयर ऑफ एज पे आ जाती है, इतनी बात तो क्लियर थी हमें। बट अकॉर्डिंग टू जो मैरिजेबल एज इंडिया में है दैट इज 18 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है भाई, 18 ईयर से पहले शादी नहीं होगी तो 18 ईयर से पहले कोई भी कॉपुलेशन नहीं होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा लीगली। ठीक है, तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा बट 12 साल की एज में उस वुमन के अंदर, उस लड़की के अंदर जो है सेकेंडरी oocyte बनना शुरू हो गया था। अब वो हर महीने बन रहा है, हर मंथ पे चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मंथ पे एक फॉलिकल की ग्रोथ होती है, तो हर एक मंथ पे फॉलिकल जो फैलोपियन ट्यूब है वहां पर एक ओवम आता है, लेकिन उसको स्पर्म तो नहीं मिल रहा। तो उस ओवम का क्या किया जाए, तो उस ओवम को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हर मंथ क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन, दैट इज ब्लीडिंग स्टेज जो होती है 1 से लेकर 5 डे तक जो चलती है वो होती है। ठीक है, दिस इज वाज द वन सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि वो जो स्पर्म था, वो जो ओवम था उसकी हो जाए फर्टिलाइजेशन, मींस उसको मिल जाता है स्पर्म। ठीक है, उसको मिल जाता है स्पर्म। तो हम एक सिनेरियो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला हम कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं कि अगर उस ओवम को स्पर्म मिल जाएगा तब क्या होगा, and that process is known as the fertilization. So what is fertilization? It is the fusion of male haploid gamete that is sperm and
फीमेल हैप्लॉइड गैमेट। तो ठीक है, नॉर्मल सी एक डेफिनेशन लिख दी जरा फर्टिलाइजेशन की। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन बेटा? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल हैप्लॉइड गैमेट। क्या होता है मेल हैप्लॉइड गैमेट? इट इज स्पर्म एंड फीमेल हैप्लॉइड गैमेट दैट इज ओवम। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? इट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल हैप्लॉइड गैमेट एंड द फीमेल हैप्लॉइड गैमेट। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर? चलो, अब ये तो हमने देख लिया कि फ्यूजन होता है। कहाँ होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है ये भी हम लिख दें जरा। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको हमेशा याद रखनी है। इट इज द एम्प्यूलरी रीजन of oviduct or you can say fallopian tube। समझ आ रही है बेटा? ठीक है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? ओविडक्ट के अंदर, ओविडक्ट के अंदर भी 3 पार्ट थे, याद करो, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। तो जो वो एम्प्यूला वाला रीजन है ना, वहां पर होती है फर्टिलाइजेशन। अब कुछ जगह पर, वैसे अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर जस्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है इट इज द एम्प्यूला रीजन, बट आई थिंक 15, 16 या 17 में ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने लिखा भी होगा इसमें। ठीक है, तो उसके अंदर क्या, देखो क्या होता है बेटा, एक बार हम रफ सा डायग्राम बना लेंगे जरा। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ दिस इज वाज द इनफंडिबुलम पार्ट। ठीक है, ये था आपका एम्प्यूला। ठीक है, यहां से मैं मान लेती हूं कि यहां से आगे से स्टार्ट हो जाता है इस्थमस, इस्थमस। ठीक है, तो कई जगह पे लिखा हुआ है कि ये जो एम्प्यूला और इस्थमस का जंक्शन है ना बेटा, ये जंक्शन, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होती है। मींस अभी जो आपका एग है वो एम्प्यूला में ही है, अभी एम्प्यूला में जस्ट एंटर करने वाला है इस्थमस में। तो अगर आपको डायरेक्ट एम्प्यूला ना लिखा हुआ मिले और लिखा हुआ मिले एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, तो आप वो आंसर भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर हमारी। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने लिख दी, दैट इज द एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट। उसके बाद भाई एम्प्यूलरी रीजन में होती है, अब एक प्रोसेस माइंड में रख के चलो, वहां पे होती है, तो उस वहां पे होने के लिए स्पर्म को भी तो आना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है, दैट विल बी द अराइवल ऑफ स्पर्म। सिंपल सी बात कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म की एंट्री कैसे होगी, कैसे होती है? बाय कॉप्यूलेशन, ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, और यू कैन से ड्यूरिंग क्वाइटस, और यू कैन से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तीनों टर्म्स का मतलब एक ही है, कॉप्यूलेशन, क्वाइटस एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। जैसे ही क्वाइटस होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जो मेल पेनिस है उसकी क्या होती है बेटा? इंसेमिनेशन इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। और वो क्या, और इस प्रोसेस को क्या हम क्या कहते थे? इंसेमिनेशन। क्वाइटस के दौरान क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है, मींस एंट्री ऑफ द पेनिस ऑफ मेल इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और यू कैन से वजाइना ऑफ द फीमेल। एंट्री होने के बाद क्या होगी? इजैक्यूलेशन होगी। क्या होगी बेटा? इजैक्यूलेशन। सो जो मेल के स्पर्म्स हैं दे आर इजैक्यूलेटेड इनटू द वजाइना। कहाँ इजैक्यूलेट होते हैं? वेजाइना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इमेजिन करो, क्या था? वेजाइना, उससे ऊपर क्या था? सर्विक्स, फिर था यूट्रस, फिर थी फैलोपियन ट्यूब। याद आ गया? ठीक है, सो मेल ने अपने स्पर्म्स जो हैं वो कहाँ इजैक्यूलेट किए, कहाँ डिपॉजिट किए? कहाँ पे डिपॉजिट किए बेटा? वेजाइना के अंदर। अब वो स्पर्म वेजाइना के थ्रू फ्लो करके जाएंगे कहाँ पर? सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस में, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ जाएंगे? यूट्रस से फैलोपियन
ट्यूब में। सो अराइवल ऑफ स्पर्म में आप क्या लिख सकते हैं, ड्यूरिंग कॉप्युलेशन या कह लो क्वाइटस या कह लो बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स। ड्यूरिंग क्वाइटस कॉप्युलेशन और द सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, सीमेन इज रिलीज। सीमेन पता है सीमेन क्या था बेटा, सेमाइनल फ्लूइड था प्लस स्पर्म थे। सीमेन इज रिलीज्ड बाय पेनिस इनटू वेजाइना, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। ये सब टर्म्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपना, ठीक है। क्या हो गया, इंसेमिनेशन हो गया। जैसे ही इंसेमिनेशन होया, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे अब हम, जैसे ही इंसेमिनेशन होता है बेटा तब क्या होगा, इंसेमिनेशन हुआ मतलब सीमेन जो है वो फीमेल के वेजाइना के अंदर जो है डिपॉजिट किया जा चुका है। जैसे ही डिपॉजिट हुआ तो जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। स्पर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म डिपॉजिट कहां पर हुए, वेजाइना के अंदर। वहां से वेजाइना में कहां जाएंगे, सर्विक्स, सर्विक्स से जाएंगे यूट्रस, और यूट्रस से जाएंगे फेलोपियन ट्यूब। ये हम कर चुके हैं, ये हम अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से स्पर्म जो है कैसी मूवमेंट करते हैं बेटा, हम स्पर्म को यूं नहीं कहेंगे वो गए, हम कहते हैं स्विम करना। स्पर्म क्या करते हैं, स्विम करते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म्स होते हैं, sperms swim rapidly, ठीक है। वेजाइना से कहां गए बेटा, सर्विक्स, सर्विक्स से कहां गए, यूट्रस, और यूट्रस से कहां पर आए, फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस से कहां पर आए, फेलोपियन ट्यूब। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर वो फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में उसी टाइम पर आए जब वहां पर ओवम भी प्रेजेंट था, सिर्फ तभी फर्टिलाइजेशन होगी। अगर ओवम एम्प्यूला से निकलकर इस्थमस में आ चुका है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर इस्थमस में उसको स्पर्म मिल भी गया तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने बोला था कि भाई साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला है, एम्प्यूला में स्पर्म मिलेगा तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। यही रीजन है कि हर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस टाइम पर ओवम रिलीज हुआ हो या रिलीज होने के बाद वो एम्प्यूला में ही हो। और याद रखो बेटा, जो ओवम है, जो ओवम है आप यूं कह लो कि वो 24 घंटे तक, 24 आवर्स तक ही उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकती है। मींस क्या हुआ कि 24 आवर तक ही वो एम्प्यूलर रीजन में रहता है। अगर उस टाइम पर उसको स्पर्म मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। क्लियर है ये बात, और सबको क्लियर है ये बात, ठीक है बेटा। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हमने क्या लिखा, फ्रॉम वेजाइना स्पर्म swim rapidly, enter into the cervix, then into the uterus and then into the fallopian tube। उसके बाद कहाँ जाते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में कहाँ, एम्प्यूलरी रीजन में, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के भी कहाँ, पॉइंट ये लिख दो, इफ ovum is also
present in ampullary region then only fertilization can occur. That's why all coitus does not lead to fertilization. ठीक है बेटा, अगर उसी टाइम पे ओवम भी वहां पे एम्प्यूलरी रीजन में है, ये भी एम्प्यूलरी रीजन में है, तभी फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी. इसलिए सारी की सारी क्वाइटस, सारी की सारी कॉपुलेशन, सारी की सारी सेक्सुअल इंटरकोर्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि ओवम तो वहां पर थोड़े ही टाइम के लिए रहता है, ओनली फॉर 24 आवर्स. किसने के लिए बेटा? सिर्फ 24 घंटे के लिए ही वहां पर रहता है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये तो याद ही रहेगा आपको, कोई बड़ी बात तो है नहीं. ठीक है, चलो अब एक चीज हम ध्यान रखेंगे. जब मैंने आपको वो करवाया था, देखो स्पर्म्स जैसे ही वेजाइना में रिलीज होते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उन स्पर्म्स को हेल्प करते हैं टू रीच द फैलोपियन ट्यूब. बट काफी सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं वेजाइनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो स्पर्म को आगे मूव नहीं करने देते हैं. तो सबसे पहले हम लिखते हैं फैक्टर्स विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? फैक्टर्स विच हेल्प, फैक्टर्स विच help sperm to reach फैलोपियन ट्यूब. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पर्म को हेल्प करते हैं कि वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए? तो सबसे पहला फैक्टर तो बेटा क्या है? लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल ऑफ स्पर्म. जो स्पर्म है उसकी जो टेल है वो ऐसे ऐसे लैशिंग मूवमेंट करती है. ठीक है, और उसको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसके खुद के माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है. एक तो ये फैक्टर उसको हेल्प करता है कि भाई वो मूव कर सकती है. ठीक है, दूसरा फैक्टर अगर आपको याद हो तो जब हमने सेमाइनल प्लाज्मा की बात की थी, सेमाइनल फ्लूइड की बात की थी, विच इज द पार्ट ऑफ द सीमेन, तो सेमाइनल प्लाज्मा में किस किस की सिक्रीशंस हैं बेटा? सीमेन की है, सॉरी सेमाइनल वेसिकल की हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की हैं, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड की है. और जब हमने बात की थी कि सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशंस की, तो मैंने उसमें आपको बताया था वहां प्रेजेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स. याद आ रहा है कुछ? प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट था, फ्रक्टोज प्रेजेंट था. ठीक है, फ्रक्टोज जो है वो स्पर्म को क्या है? फूड प्रोवाइड करता है ताकि वो फटाफट से मूव कर सके. ठीक है, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे ही सीमेन इजेक्ट होता है फीमेल के वेजाइना में, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं उसके अंदर वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट को क्या करवाते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं. वहां पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है तो स्पर्म जो है आगे की तरफ जाता है. ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो थे सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर या सीमेन के अंदर, दे कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. उससे भी स्पर्म की मूवमेंट कहां होती है? आगे की तरफ, मतलब फैलोपियन ट्यूब की तरफ होती है. ठीक है, सो सिंपल सा लिख दो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं बेटा which causes contraction of यूट्राइन वॉल. यूट्रस जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और उससे क्या होगा? स्पर्म जो है उसकी मूवमेंट जो है वो आगे हो जाती है. इतनी बात क्लियर है? फिर जैसे हमने लिखा फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं, फिर कुछ बैरियर्स भी प्रेजेंट है. लिखो इसमें बैरियर्स या रेजिस्टेंस टू स्पर्म फ्लो.
कौन से एक्टिव ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पर्म के फ्लो को रोकते हैं? तो सबसे पहले आता है बेटा थिकेंड एंडोमेट्रियम। आपको याद है जो एंडोमेट्रियम है, हर एक मंथ में फीमेल जो है अपनी एंडोमेट्रियम को थिक करती है। तो जब एंडोमेट्रियम इतनी थिक हो जाती है तो वो स्पर्म की मूवमेंट को आगे रोकती है। उसको कहीं एक भीड़ी सी जगह हो तो सिंपल सी बात है वहां पे जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। सो थिकेंड एंडोमेट्रियम इज वन बैरियर। एक तो हो गया थिकेंड एंडोमेट्रियम। दूसरा क्या हुआ बेटा, आपको याद हो तो हमने जब सेमाइनल फ्लूइड की बात की तब हमने बोला कि उसके पास बाइकार्बोनेट आयन वगैरह भी होते हैं जो हेल्प करते हैं उस स्पर्म्स को सरवाइव करने के अंदर फीमेल वेजाइना के अंदर। क्योंकि फीमेल का जो वेजाइना है वहां का जो पीएच है नॉर्मली क्या होता है, एसिडिक होता है। उस एसिडिक पीएच में स्पर्म सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए जो सेमाइनल फ्लूइड है उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह होते हैं जो इस एसिडिक पीएच को थोड़ा सा नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसलिए जो एसिडिक पीएच होता है ना वेजाइना का, सिंपल सी बात है भाई, सीमन इतना भी ज्यादा नहीं होता कि फटाफट से उस एसिडिक पीएच को 2 सेकंड्स के अंदर क्या कर दे, नलीफाई कर दे। तो बहुत सारे स्पर्म्स की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म्स की डेथ भी हो जाती है। ठीक, सो एक हो गया बेटा एसिडिक पीएच ऑफ द फीमेल वेजाइना। नेक्स्ट इसमें आप कॉज लिख सकते हो leukocytes of vaginal epithelium engulf millions of sperm। देखो जो वेजाइना की खुद की एपिथेलियम होती है तो उसके पास क्या होते हैं, उसके ल्यूकोसाइट्स होते हैं बेटा, डब्ल्यूबीसीज होती हैं। और उस जो स्पर्म है, सिंपल सी बात है, कोई बाहर से चीज आई है तो स्पर्म उसको क्या लगता है, फॉरेन मटेरियल। तो जैसे ही स्पर्म आते हैं वो वेजाइनल एपिथेलियम उनको एंगल्फ करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है। अब आप समझ रहे हो कि एक इंसेमिनेशन के अंदर, एक इजैक्यूलेशन के अंदर जो मेल है 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है डिपॉजिट करता है फीमेल वेजाइना में। और तुम सोचो 200 से 300 क्यों करता है भाई, क्योंकि इतनी सारी चीजें, वहां का एसिडिक पीएच, वहां के ल्यूकोसाइड, ये सब जो है उन स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सोचो 200 से 300 मिलियन स्पर्म को जो है डिपॉजिट किया जाता है, उसमें से सिर्फ 100 ही ऐसे स्पर्म होते हैं जो ऊपर तक, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। तो रीजन समझ आया कि स्पर्म्स की इतनी ज्यादा डेवलपमेंट क्यों होती है, इतने ज्यादा डिपॉजिट क्यों किए जाते हैं, क्योंकि फीमेल का वेजाइना, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उनको बहुत फटाफट से डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात क्लियर बेटा सबको? चलो, तो ये बात हम लिख भी सकते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन, इन रीजन की वजह से क्या होता है, सिर्फ 100 स्पर्म्स ही हैं जो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। सो ओनली 100 स्पर्म्स reaches the fallopian tube. That's why such a large amount sperms, such a large amount of sperms is produced and deposited
समझ आ गई? अब तुम सब भी सोचो भाई इतने मिलियंस क्यों बनाते हैं? भाई ये रीजन है, क्योंकि फीमेल का वेजाइना जो है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वो बहुत सारे मैक्सिमम स्पर्म्स को क्या कर देता है बेटा, डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने स्पर्म रिलीज होने के बाद भी सिर्फ 100 स्पर्म ही ऐसे होते हैं ऑन एन एवरेज जो फेलोपियन ट्यूब तक अपनी जर्नी को कवर कर पाते हैं। समझे इतनी बात? क्लियर है बेटा सबको ये बात? ठीक है, तो हमने क्या किया है, अराइवल ऑफ स्पर्म करवा दिया है। ठीक है, अब एक बार एक चीज लिख लो, स्पीड ऑफ स्पर्म। अगर तुम स्पर्म की स्पीड की बात करो ना फीमेल वेजाइना के अंदर, तो कितनी होती है, 1.5 to 3 mm पर मिनट। मींस एक स्पर्म जो होता है फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, मूवमेंट की उसकी स्पीड कितनी है, 1.5 to 3 mm ही मूव कर पाता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, सो द स्पीड ऑफ स्पर्म इज 1.5 to 3 mm। और एक और चीज याद रख लो, द सेकेंडरी oocyte, जो मैंने आपको बताया था ना, जो दो पॉइंट है अलग से लिख लो, कि जो सेकेंडरी oocyte या जिसको ओवम कह लो, वो कितने टाइम तक वायबल रहता है या उसमें एबिलिटी होती है कि उसको फर्टिलाइज किया जा सके, या आप यूँ कह सकते हो वो कितने टाइम तक एम्प्यूला के अंदर होगा कि उसको फर्टिलाइजेशन किया जा सके, तो वो है 24 आवर्स। ऐसे ही जब स्पर्म की वायबिलिटी की बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, कि जो स्पर्म जो डिपॉजिट किए गए वेजाइना के अंदर वो कितने टाइम तक, मान लो कि जो 100 स्पर्म बच गए थे बेचारे जो यूट्रस तक चले गए थे, वो बेटा 5 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। सो स्पर्म्स आर वायबल फॉर 5 डेज। और सेकेंडरी oocyte जो है वायबल मतलब समझ लो जब वो उसमें फंक्शनल एक्टिविटी है, जब वो एक्टिव है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte कितने टाइम के लिए, 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं, दी सेकेंडरी oocyte कैन बी फर्टिलाइज्ड ओनली विदिन 24 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के 24 घंटे के अंदर ही सिर्फ जो एग है इट कैन बी फर्टिलाइज। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ उस टाइम पर तो फर्टिलाइजेशन होगी भी ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम स्पर्म्स की वायबिलिटी देख लें कि स्पर्म की जो वायबिलिटी है, हम वायबिलिटी इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट कितनी होती है, 5 डेज की। वायबिलिटी का मतलब यहां पर क्या है बेटा, एबिलिटी टू फर्टिलाइज एग। एबिलिटी टू फर्टिलाइज एग का मतलब होता है वायबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी टू फर्टिलाइज एग इज वायाबिलिटी। इतनी बात क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। तीनों टर्म्स जो हैं अच्छे से देख लो। हमने अभी तक क्या किया है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म्स का हमने अराइवल करवा दिया है, इंसेमिनेशन करवा दिया है। ठीक है, इंसेमिनेशन हो गया। अब हमने ये कहा कि सब फैक्टर्स बता दिए कौन से उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, कौन से उसको रोक के रखते हैं। अब एक चीज है, क्या जो स्पर्म्स रिलीज हुए हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, क्या उनके अंदर अभी कैपेबिलिटी है कि जब वो एग के पास पहुंचे तो उसको फर्टिलाइज कर दें? नहीं। मैंने क्या बोला? नहीं। क्यों मैम? देखो, जैसे ही स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आता है तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की सिक्रीशंस होती हैं सारी, पहले वो स्पर्म्स, उन सिक्रीशन से बेसिकली स्पर्म जो है वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है। अभी जो स्पर्म रिलीज हुआ है, जो मेल ने रिलीज किया है, इट इज नॉट फुली एक्टिवेटेड बेटा, अभी वो एक्टिवेटेड नहीं है, अभी वो एक एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। इसको एक्टिवेट करने के लिए फीमेल वेजाइनल सिक्रीशंस की जरूरत होती हैं। फीमेल के अंदर जो वेजाइनल सिक्रीशंस हैं वो उस स्पर्म को एक्टिवेट करती हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कैपेसिटेशन ऑफ
स्पर्म्स। क्या कहा जाता है? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। इस पे क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटेशन मतलब कि जो फंक्शनल मैच्योरिटी है, कि फंक्शनल एक्टिविटी जो है स्पर्म की, वो उसको कहाँ मिलती है? तो आप बोलेंगे इसका आंसर दैट इज द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। सो नेक्स्ट है बेटा कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म मींस स्पर्म्स जो हैं दे अटेन फंक्शनल मैच्योरिटी। स्पर्म्स जो है क्या अटेन करते हैं बेटा? फंक्शनल मैच्योरिटी। याद रखना है जो स्पर्म्स मेल रिलीज करता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, उस टाइम पे वो एक्टिवेटेड नहीं होते, वो वेजाइना की जो सिक्रीशंस हैं उनको एक्टिवेट करती हैं। वेजाइना की जो सिक्रीशंस है वो उनको एक्टिवेट करती हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि स्पर्म्स जो हैं दे आर मेड, स्पर्म्स आर मेड capable for fertilizing the egg in, कहां पर एक्टिवेट किया जाता है उनको, कहां पर वो किया जाता है? इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और यू कैन से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एक ही बात है, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर? बेसिकली होता क्या है भाई, ऐसा क्या हुआ, क्या करते हैं? तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो एक्रोसोम होता है ना, एक्रोसोम याद आ रहा है? स्पर्म का स्ट्रक्चर याद करो। स्पर्म का हेड था, उसके ऊपर एक लाइनिंग होती थी जिसे हम क्या कहते थे? एक्रोसोम कहते थे, ठीक है। उस एक्रोसोम के ऊपर बेटा होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और स्टिरोल की कवरिंग्स होती हैं, ठीक है। किसकी? मान लो कि एक्रोसोम के पास कुछ रिसेप्टर्स हैं, बट वो रिसेप्टर्स जो हैं वो हाइड किए होते हैं, छुपाए हुए होते हैं बाय ग्लाइकोप्रोटीन एंड स्टिरोल। किससे? ग्लाइकोप्रोटीन और स्टिरोल से। और जब तक इस ग्लाइकोप्रोटीन और स्टिरोल को रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक स्पर्म एक्टिवेट नहीं होगा। एक चीज तो हमें ये करनी है, ठीक है। ये कौन करेगा? जो वेजाइना की सिक्रीशंस है, फीमेल वेजाइनल सिक्रीशंस, वो इन ग्लाइकोप्रोटीन और स्टिरोल को रिमूव करेंगी। साथ में उसके अंदर फीमेल वेजाइना के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है बेटा कैल्शियम आयंस, ठीक है। वो जो कैल्शियम आयंस हैं उनका होना पड़ेगा इनफ्लक्स, ठीक है। जो कैल्शियम आयंस है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, उनका होगा इनफ्लक्स, ठीक है। किसका होगा इनफ्लक्स? कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन का, जो हमारे सेमाइनल फ्लूइड में भी थे, ठीक है, उनका इनफ्लक्स होगा। तो जैसे ही कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होता है, ये सब जो स्पर्म्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट। और याद रखना क्वेश्चन एक आता है कि क्या कैल्शियम आयन का कुछ इफेक्ट है? बिल्कुल है। अगर कैल्शियम आयन प्रेजेंट नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि स्पर्म ही एक्टिवेट नहीं होगा। वो एक्टिवेट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो इस पॉइंट्स को हम लिख देते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ glycoprotein and sterol from acrosome membrane by vaginal secretions। एक तो होगा ये, दूसरा क्या होगा? दूसरा पॉइंट हो गया देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। क्या होगा? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। अब देखो मैं एक बनाती हूं आपका, एक मान लो ये है स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म का हेड था, अंदर मान लो कि न्यूक्लियस होगा, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। इस स्पर्म के हेड के ऊपर बेटा प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और स्टिरोल्स की कवरिंग,
दिस इज द इजैक्यूलेटेड स्पर्म, स्पर्म को इजैक्यूलेट किया गया। अब इस इजैक्यूलेटेड स्पर्म से वेजाइनल, उसकी वजह से, वेजाइना की सिक्रीशंस की वजह से क्या होगा, ये जितने भी ये ग्लाइकोप्रोटीन और इसकी लेयर थी, ये वेजाइनल सिक्रीशंस की वजह से क्या हो गई, हट गई। और यहां पर होगा इनफ्लक्स किसका, कैल्शियम आयंस का एंड बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन का। अब इस स्पर्म को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेटेड स्पर्म। समझ आ रही है बेटा? कैपेसिटेशन का मतलब क्या है, स्पर्म्स की जो एक्रोसोम है, उस एक्रोसोम हेड के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन और स्टिरोल ने उसके सारे रिसेप्टर्स को कवर किया हुआ है। जब तक इन ग्लाइकोप्रोटीन और स्टिरोल को हटाया नहीं जाएगा तब तक, और जब तक कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तब तक स्पर्म कोई काम का नहीं है। ये सब चीजें, ये जो इवेंट्स हैं, इस ग्लाइकोप्रोटीन को हटाना, कैल्शियम का अंदर आना, ये सब इवेंट होते हैं फीमेल के वेजाइना में या फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर प्रेजेंट होती है वेजाइनल सिक्रीशंस जो इन ग्लाइकोप्रोटीन और स्टिरोल की लेयर को हटाती हैं, और जैसे ये हटते हैं वैसे ही कैल्शियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन का इनफ्लक्स होता है। जैसे ही कैल्शियम अंदर जाता है वैसे ही स्पर्म जो है वो क्या हो जाता है बेटा, एक्टिवेट हो जाता है। स्पर्म क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? व्हाट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हम अच्छे से याद रखेंगे। व्हाट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म? आई होप सबको ये क्लियर हो चुकी है बात कि क्या होता है। ठीक है, चलो एक पॉइंट और लिख लो। इफ इन केस calcium ion is not present, fertilization will not take place, फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। अब देखो बेटा, अब तुम कहोगे कि मैम ये बुक में नहीं है, इस बात को समझो। क्वेश्चंस ऐसे आते, क्वेश्चन आता है कि कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है या कौन से आयन की एब्सेंस की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो आप रट लेते हो कि भाई कैल्शियम आयन की वजह से नहीं होगी। क्यों नहीं होती? कैल्शियम क्या करता है भाई, कैल्शियम ही उस स्पर्म को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, उसको कैपेसिटेट करता है। समझ आ रही है? इतनी बात क्लियर है? ऑल क्लियर? फटाफट से इसको लिख लो। ठीक है, अब जब ये स्पर्म जो है, ये जो स्पर्म है, कैपेसिटेटेड स्पर्म जो है बेटा, अब ये पहुंचेगा कहां पर, ये पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में। अब हमें पता है अभी फर्टिलाइजेशन करवानी है तो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में पहुंचेगा। तो ये पॉइंट हम लिख देते हैं। नाउ स्पर्म रीचेस एम्प्यूला ऑफ एफटी, मतलब फैलोपियन ट्यूब, ये तो याद रख लोगे ना। ठीक है, अब स्पर्म जो है कहां पहुंच गया है, फैलोपियन ट्यूब में, एम्प्यूलरी रीजन में पहुंच गया है। अब वो शो करेगा एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या शो करेगा बेटा? एक्रोसोमल रिएक्शन। चलो ठीक है, नाउ दस स्पर्म जो है इट विल शो एक्रोसोमल रिएक्शंस। एक्रोसोमल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? देयर विल बी रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस फ्रॉम एक्रोसोम। याद आ रहा है? एक्रोसोम के अंदर हमने किया था, एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म लाइसिस, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म को ओवम के अंदर एंट्री में हेल्प करते हैं। स्पर्म को ओवम के अंदर एंट्री में हेल्प करते हैं। देखो कौन से एंजाइम रिलीज होंगे, सबसे पहले हम एंजाइम के नाम लिखेंगे आज। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज हायालुरोनिडेज। ठीक है, सेकंड होता है बेटा
कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तीसरा है जोना लाइसिन्स और एक्रोसिन। देखो आपको पता है जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो सेल्स के बीच का जो सब्सटेंस होता है, सारा जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है बेसिकली बेटा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? हाइलुरोनिडेज। कौन सा एंजाइम होता है? हाइलुरोनिडेज। तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है? इट डिसॉल्व्स द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द फॉलिकल सेल्स। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है हमने कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम बेसिकली क्या करेगा? इट डिसॉल्व्स द कोरोना रेडियाटा। किसको डिसॉल्व करेगा? इट डिसॉल्व द कोरोना रेडिएटा। और लास्ट में कौन सा है आपका? जोना लाइसिन और एक्रोसिन। ये क्या करता है? इट विल डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जो सेकेंडरी oocyte है वो अकेला ही रिलीज नहीं होता है। सेकेंडरी oocyte कभी अकेला रिलीज नहीं होता, उसके अराउंड जोना पेलुसिडा होती है। और जो कोरोना रेडिएटा वाला सेल था, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आता है। अब मान लो कि यहाँ ऊपर से आ रहे हैं स्पर्म, यहाँ ऊपर से आ रहा है स्पर्म, तो इस स्पर्म को यहाँ तक एंट्री करनी है बेटा, यहाँ पर इस व्हाइट लेयर तक आना है। तो इसको जो बीच में जितना भी सब्सटेंस है वो क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए जो स्पर्म है वो क्या रिलीज करता है? स्पर्म लाइसेंस रिलीज करता है। वो स्पर्म लाइसेंस में क्या है? डिफरेंट एंजाइम्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हाइलुरोनिडेज मींस जो बीच बीच में ग्राउंड सब्सटेंस होगा उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या, कौन से सेल हैं? दीज आर द कोरोना रेडियाटा, ठीक है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये येलो वाली लेयर कौन सी है बेटा? जोना पेलुसिडा, ठीक है। इस लेयर को डाइजेस्ट करने के लिए फिर से कौन सा एंजाइम है? जोना लाइसिन या एक्रोसिन, ठीक है। तो स्पर्म जो है ये बहुत सारे चीजों को क्या करता है? स्पर्म लाइसिन्स मींस एंजाइम्स को रिलीज करता है, ताकि जो इस ये है बीच में, दिस इज द सेकेंडरी oocyte और यू कैन से ओवम, ठीक है। ताकि वो यहां तक पहुंच पाए, इसलिए वो क्या शो करता है? एक्रोसोमल रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है? एक्रोसोमल रिएक्शन तक क्लियर है? एक पॉइंट आप लिखेंगे, एक पॉइंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म जो है वो जाकर अटैच होता है बेटा, सबको डाइजेस्ट करने के बाद एक बार जोना पेलुसिडा पर जाकर अटैच होता है। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं स्पर्म की बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे स्पर्म की बाइंडिंग के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जोना पेलुसिडा पर। अब जोना पेलुसिडा की कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताई थी, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है ये, ठीक है। और कौन से प्रोटीन का नाम क्या है? यहाँ पर 3 टाइप के प्रोटीन मैंने आपको बताए थे, ZP1, ZP2 एंड ZP3, जिसमें जो ZP3 है इट एक्ट एज द रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग, ठीक है। सो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग present on
जोना पेलुसिडा। और कौन से वाला एक्ट करता है? ZP3। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो रिसेप्टर्स फॉर द स्पर्म बाइंडिंग आर प्रेजेंट ऑन द जोना पेलुसिडा, दैट इज ZP3। अब एक और चीज, दैट इज द कोर्टिकल रिएक्शन। एक्रोसोम हो चुका है, एक्रोसोमल रिएक्शन हो चुका है, मतलब अब स्पर्म जो है कोरोना रेडिएटा को उसने कर दिया डिस्ट्रॉय, ग्राउंड सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, और उसने जोना पेलुसिडा पे अपने रिसेप्टर्स पे अटैच होकर वहां से जोना पेलुसिडा को भी क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। और अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? अंदर प्रेजेंट है उस सेकेंडरी oocyte, उस ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुंचता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहले तो बनता है एक फर्टिलाइजेशन कोन। ठीक है, देखो, आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन sperm reaches the plasma membrane, sperm reaches the plasma membrane of ovum, ठीक है, and ovum forms fertilization या रिसेप्शन कोन। देखो सिंपल सा, ऐसे ही बता देती हूँ सिंपल सा कि देखो बेटा, ये दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये देखो, जैसे ही स्पर्म आया था, स्पर्म ने एक्रोसोमल रिएक्शन की, हर चीज को, कोरोना रेडिएटा को यहां से डिसॉल्व कर दिया, ग्राउंड सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दिया, ये येलो वाली जोना पेलुसिडा है, इसको भी डिसॉल्व कर दिया। जैसे ही डिसॉल्व करता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो भी तैयार है, वो बनाती है एक रिसेप्शन कोन। दिख रहा है? दिस इज द रिसेप्शन कोन। हल्की सी वो उठ जाती है और उसी जगह पर जाकर जो स्पर्म है उसको फर्टिलाइज करता है। समझ आ रही है? यहीं पर क्या होने वाला है? फ्यूजन होने वाला है of the plasma membrane of the sperm and the plasma membrane of the ovum. So this is the reception cone. This is the रिसेप्शन कोन। देखो साथ साथ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, फटाफट से रिसेप्शन कोन बना। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूं कोर्टिकल रिएक्शन। ये रिसेप्शन कोन बन गया था, अब मैं कहूंगी कि अब इनकी हो गई बेटा फ्यूजन। अब इनकी हो गई फ्यूजन। तो समझो, फ्यूजन हो गई भाई, एक स्पर्म आया। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एक ही स्पर्म आता है? मैंने क्या बोला कि 100 स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे, तो लेकिन उनमें से फर्टिलाइजेशन, उनमें से जो ये फ्यूजन है वो सिर्फ एक ही स्पर्म का होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब यहां पर जो ओवम है ये शो करेगा कोर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, दैट इज कोर्टिकल रिएक्शन। अब कोर्टिकल रिएक्शन क्या होती है? देखो यहां मैं बना देती हूं, वही वाला डायग्राम है, थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। देखो यहां पर क्या हुआ,
देखो बेटा, समझना इस बात को, होता क्या है, जैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की, वो फ्यूज कर जाती है ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख रही हूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ओवम। ये जो, इसको रेड करते हैं, ये जो रेड वाला है, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब यहां पर जो ये वाले हैं, ये ब्लू वाले जो हैं, दीज आर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग कॉर्टिकल एंजाइम्स, जिसके पास क्या है, कॉर्टिकल एंजाइम्स हैं, ठीक। दिस इज द जोना पेलुसिडा, ये क्या है, जोना पेलुसिडा है, दिस इज जोना पेलुसिडा। और अगर आप देखोगे, देखो ये व्हाइट वाली लाइन क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाइट वाली लाइन क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और जो ये येलो वाली लाइन है जिसके ऊपर मैं फिर से ऐसे कर रही हूं, ये येलो वाली लाइन, ये ऊपर तक मैंने जोना पेलुसिडा को थोड़ा सा क्या कर दिया, थिक करके दिखा दिया, दिस इज जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब आप देखो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवम की है और जो जोना पेलुसिडा है, जब उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें एक स्पेस दिखाई देता है, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस को कहा जाता है, ये जो स्पेस है बेटा, इसको कहा जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है, क्या कहा जाता है, पेरीविटेलाइन स्पेस। अब आगे समझ में क्या क्या चीजें हैं, देखो, जैसे ही स्पर्म फ्यूज करता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, वैसे ही जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवम की, उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये क्या है, दीज आर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। जैसे ही स्पर्म की फ्यूजन होती है, वैसे ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी जो हैं वो फ्यूज कर जाते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम एंड रिलीजेस द कॉर्टिकल एंजाइम्स, क्या रिलीज कर देते हैं, कॉर्टिकल एंजाइम। और ये कॉर्टिकल एंजाइम जो पेरीविटेलाइन स्पेस के अंदर रिलीज हुए हैं यहां पर, ठीक है, ये कॉर्टिकल एंजाइम्स क्या करते हैं, इस जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं। जोना पेलुसिडा क्या हो जाती है बेटा, हार्डन हो जाती है। जब जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाती है तो कोई और स्पर्म उसको जो है पार नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ये तरीका होता है हमारे अंदर बॉडी के अंदर कि एक एग को एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करे, मतलब कि इसको हम कहेंगे, अगर एक एग को एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम मोनोस्पर्मी, ठीक है। और ये जोना पेलुसिडा, ये कॉर्टिकल रिएक्शन क्यों हुई, ताकि पॉलीस्पर्मी को रोका जा सके, ताकि उस एग के अंदर एक से ज्यादा स्पर्म ना आए, समझ आई, इस बात को हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। सिंपल सी बात है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ओवम की, उसके नीचे प्रेजेंट है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, जिसके अंदर होते हैं कॉर्टिकल एंजाइम। जैसे ही स्पर्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, वैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी ट्रेवल करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, एंड दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम एंड रिलीजेस द कॉर्टिकल एंजाइम्स। ये कॉर्टिकल एंजाइम्स जो हैं जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी एंड एंश्योर मोनोस्पर्मी। ऑल क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है बेटा ये बात सारी की सारी, ठीक। तो चलो इसको लिख देते हैं अब आप कि है क्या, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फ्यूजन होगी इसके साथ, ठीक है। सो इसमें लिखो कॉर्टिकल रिएक्शन, लिखो बाइंडिंग ऑफ पीएम बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, में पूरा नहीं लिख रही हूं, बाइंडिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ sperm with plasma membrane of ovum, it causes depolarization of plasma membrane of ovum। इस डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इट शोज
कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इट शोज कॉर्टिकल रिएक्शन। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की, स्पर्म और ओवम की, एक दूसरे के साथ बाइंड करती है, वैसे ही ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी हो जाती है डीपोलराइजेशन। उसी को कहा जाता है क्या, कॉर्टिकल रिएक्शन। उसी को क्या कहा जाता है, कॉर्टिकल रिएक्शन। सो बेसिकली कॉर्टिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, वहां जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई है उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको आगे याद रहे कि क्या था। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट beneath the plasma membrane of ovum, beneath the plasma membrane of ovum। ठीक है, अब ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, these granules fuses with plasma membrane, releases cortical enzymes in the space between plasma membrane of ovum and zona pellucida। That is perivitelline space। पेरिविटेलाइन स्पेस। और उसके बाद क्या होगा बेटा, this cortical enzymes hardens the zona pellucida, thus prevents polyspermy and ensures मोनोस्पर्मी। समझ आ गई, क्लियर हुई बात। मोनोस्पर्मी का मतलब है कि एक ही स्पर्म जो है फ्यूज करे ओवम के साथ, उसको फर्टिलाइज करे। ठीक है, पॉलीस्पर्मी का मतलब कि उससे ज्यादा ना कर पाए। तो ये कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को तो क्या करती है, प्रिवेंट करती है, और मोनोस्पर्मी को एंश्योर करती है कि भाई हाँ मोनोस्पर्मी ही होनी है। क्लियर है बेटा बात, सारी बातें क्लियर, ऑल सेट इन योर माइंड। देखो ये सब रिएक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब बच्चा ध्यान से कोई चीज पढ़ता है ना तो उसके मन में ये क्वेश्चंस आते हैं, भाई ऐसा क्यों हुआ, भाई ज्यादा स्पर्म क्यों नहीं फर्टिलाइज करे, सबके पास ही स्पर्म लाइसेंस है तो सब कर जाएं, क्यों नहीं हुआ ऐसा। तो ये रीजंस हैं कुछ कि जो आप सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता है और एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, मैं कोशिश करूं बेटा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, ऑल क्लियर है, सबके सेट हो चुकी है ये बातें। ठीक, कॉन ऑफ रिसेप्शन हम कर चुके हैं, ये सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, अब एक और चीज देखो, जब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवम से टच करता है, दो तीन चीजें हो चुकी है। एक तो फर्टिलाइजेशन कौन बना था, बन गया था, कॉर्टिकल रिएक्शन हुई थी, हो गई थी, बट एक और चीज भी होनी है। जैसे ही स्पर्म टच करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑफ ओवम, ओवम के अंदर भी चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस, देखो ओवम जो था उसके पास जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली किस स्टेज में है, इट इज सेकेंडरी oocyte, मतलब वहां पर जो मियोसिस 2 है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है,
वो मेटाफेज 2 के अंदर अटकी हुई है। तो जैसे ही वो स्पर्म उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, वैसे ही मियोसिस 2 जो है रिज्यूम होती है और कंप्लीट होती है। वैसे ही क्या होता है बेटा, मियोसिस 2 रिज्यूम्स एंड कंप्लीट्स। ठीक, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट सॉरी, लिखो इसमें as soon as the sperm reaches the plasma membrane of ovum, as soon as the sperm reaches the प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, वैसे ही क्या होगा, म्योटिक डिवीजन जो है, सेकेंडरी जो म्योटिक जो मेटाफेज 2 के अंदर जो पूरी प्रोसेस अटकी हुई थी वो हो जाएगी कंप्लीट। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम क्या कहेंगे, सेकंड म्योटिक डिवीजन resumes and completed, resumes and completed। और यहां पर जो डिवीजन है बेटा वो कैसी होती है, एक अनइक्वल टाइप की डिवीजन होती है। मियोसिस 1 जो थी वो भी अनइक्वल थी, और ये भी क्या है, अनइक्वल डिवीजन है। जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होती है तो यहाँ पे आपको दो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, दो बन जाएंगे। कौन से? एक तो यहाँ पे फिर से बनेगी सेकंड टाइनी पोलर बॉडी, सेकंड टाइनी पोलर बॉडी, और एक क्या बन जाएगा बेटा, ओवम बन जाएगा। अब यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड ओवम, या हमारी बुक में लिखा हुआ है ऊटिड। क्या बन चुका है, ऊटिड। इट इज हैप्लॉइड, इट इज ऑल्सो सेकेंड पोलर बॉडी इज ऑल्सो हैप्लॉइड। ये दोनों ही क्या है, हैप्लॉइड है। तो जैसे ही स्पर्म जो है इट रीचेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, सेकेंड म्योटिक डिवीजन जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाती है। एक अनइक्वल टाइप की डिवीजन होती है, और एक सेकेंड टाइनी पोलर बॉडी बनती है, और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाली जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कैरियोगैमी, या फिर उसे हम कहेंगे एम्फीमिक्सिस। कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस, समझना है इस बात को। जैसे ही स्पर्म एंटर कर जाता है, अभी तक हमने क्या किया था, फ्यूज किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जैसे ही स्पर्म एंटर कर जाता है तब उसका जो न्यूक्लियस था वो उसकी टेल से जो है वो अलग हो जाता है। न्यूक्लियस जो है उसका मिडल पीस और उस टेल से अलग हो जाएगा, ठीक है। तब उसे हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। अब जो सेकेंड पोलर बॉडी बनी थी फीमेल के अंदर, ओवम के अंदर सेकेंडरी oocyte से जो सेकेंड पोलर बॉडी बनी थी, उसके साथ साथ में जो टेल थी उन दोनों की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और वहां पर सिर्फ क्या रह जाएगा, फीमेल का जो न्यूक्लियस है, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो रह जाएगा, जिसे हम बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब इन दोनों के क्रोमोसोम की होगी मिक्सिंग, जिसे कहा जाता है कैरियोगैमी या एम्फीमिक्सिस। और अब जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज जाइगोट एंड दैट इज 2n। क्लियर है? तो अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, कैरियोगैमी या एम्फीमिक्सिस के अंदर हेड ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग न्यूक्लियस it separates from टेल। वो टेल से जो है सेपरेट, टेल एंड मिडल पीस भी लिखो बेटा साथ में, सेपरेट्स फ्रॉम टेल एंड मिडल पीस। और अब उसे कहा जाता है क्या, अब उसे कहा जाएगा मेल प्रोन्यूक्लियस। मेल प्रोन्यूक्लियस। साथ साथ में और क्या होगा, सेकंड पोलर बॉडी
and tail destroys, second polar body and tail destroys। तो यहाँ पर जो अब फीमेल न्यूक्लियस जो है उसे बोला जाएगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब इन दोनों की हो जाएगी मिक्सिंग, या सीधा लिखो मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। और यहां पर क्या बना बेटा, यहां बन गया है जाइगोट विच इज 2n। क्या बन गया है, जाइगोट, जो कि क्या है 2n है। समझ आ रही है इतनी बात, ठीक है। कैरियोगेमी या फिक्सिंग हुई, अब इसको बोलते हैं जाइगोट, दैट इज द फर्टिलाइज्ड ओवम। क्लियर है ये बात। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा कि स्पर्म आया, ठीक है। स्पर्म ने क्या किया, एक्रोसोमल रिएक्शन शो की, एक्रोसोमल रिएक्शन से जो भी उसकी बाहर की लेयर थी वो उसने सब हटा दी। जैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम के पास आता है तो वो क्या बना लेती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फर्टिलाइजेशन या रिसेप्शन कोन उसको रिसीव करने के लिए, ठीक है। उसको रिसीव करने के लिए कौन बनाती है, जैसे ही उनकी क्या होती है, फ्यूजन होती है, तो नीचे क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्यों होती है, ताकि जोना पेलुसिडा को हार्डन किया जा सके और उसके अलावा और स्पर्म अब एंट्री ना लें, ठीक है। जैसे ही जोना पेलुसिडा हार्डन होती है और स्पर्म नहीं आएंगे, और अब जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस, अब जो ये स्पर्म उस ओवम के अंदर आया था, उसका हेड जो है वो वहां से अलग हो जाएगा। हेड जो है मिडल पीस और टेल से अलग हो जाता है। उस हेड के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, जिसे हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। वैसे ही सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी थी और जो ये टेल और मिडिल पीस था ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो फीमेल का न्यूक्लियस था जिसके अंदर अब म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, वो उसको अब हम क्या कहेंगे, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। या अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है। ये सब क्या है बेटा, दीज आर हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड जो है इनकी होगी क्या, इंटरमिक्सिंग। ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, मींस जो क्रोमोसोम्स हैं, इनकी हो जाएगी मिक्सिस। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस या कैरियोगेमी। और अब हमें क्या मिल चुका है, एक फर्टिलाइज्ड ओवम जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो ये हमारी फर्टिलाइजेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। फर्टिलाइजेशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। समझ आ गई कौन सी प्रोसेस थी, फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, जाइगोट जो है हमारा बन चुका है। अब जो जाइगोट बना है दिस इज 2n, और ये आगे जाकर अब क्या शो करेगा, बहुत ज्यादा माइटोटिक डिवीजन, दैट इज क्लीवेज शो करेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी द क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। मतलब अब ये छोटा सा एक जाइगोट तो बन चुका है, कहाँ बना है, ये सब फेलोपियन ट्यूब में हुआ है, एम्प्यूलर रीजन में, ठीक है। अब जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद ये मूव करना शुरू करता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और साथ साथ में इसमें डिवीजन भी होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट इसके साथ साथ हम एक चीज और कर लेते हैं, दैट इज सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। जेंडर ऑफ द बेबी कह लो या सेक्स ऑफ द बेबी। बट उससे पहले एक चीज और, एक थ्योरी आई थी बेटा, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन थ्योरी। देखो हमेशा क्या होता है कि जो सेम स्पीशीज होते हैं उन्हीं के एग और स्पर्म के अंदर फ्यूजन होती है, कभी भी डिफरेंट स्पीशीज के एग और स्पर्म में फ्यूजन नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए एक साइंटिस्ट थे FR लिली करके, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, दैट इज फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने बोला कि जो एग होता है, एग रिलीजेस केमिकल जिसे कहते हैं फर्टिलाइजिन, जिसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिन। वैसे ही जो स्पर्म है
वैसे बेटा जो स्पर्म होता है इट रिलीजेस अ प्रोटीन, या इसके पास एक प्रोटीन होता है, स्पर्म हैज ऑन इट्स सरफेस क्या, एंटी फर्टिलाइजिंग। इसको हम कह सकते हैं कि ये तो है लोक और ये है की। सिंपल सी बात है, मान लो कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ओवम का, जस्ट एक एग्जांपल बताइए, कहोगे मैम ऐसे क्या हो गया। ठीक है, या यूं कह लो ये, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो कि ये हो गया फर्टिलाइजिन, ठीक है। अब जो स्पर्म का सरफेस आएगा उस पर होगा एंटी फर्टिलाइजिन। तो क्या हुआ कि एग जो है उसके पास एक लोक है और उसकी चाबी जो है उसी के सेम स्पीशीज के स्पर्म के पास होगी। इस थ्योरी को हम कहते हैं फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन थ्योरी, और ये बताता है या ये मेंटेन करके रखता है किसी भी स्पीशीज को की यूनिकनेस को, कि भाई अगर मेल है मतलब ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स का ही स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज कर सकता है, अगर कोई और एनिमल है तो उन्हीं के स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के भी ओवम को किसी के भी स्पर्म से फर्टिलाइज करवा दें। स्पीशीज जो है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास क्या है, लोक एंड की जैसी थ्योरी है। स्पर्म जो है एग जो है उसके पास फर्टिलाइजिन है विच एक्ट एज द लोक, और जो स्पर्म है उसके पास एंटी फर्टिलाइजिन है विच एक्ट एज द की। ये एक थ्योरी दी गई थी और ये काफी वैलिड भी है, ठीक है। So fertilization of egg and anti-fertilizing of sperm of same species, fertilizing and anti-fertilizing of the same species can interact, and this maintains the uniqueness of species। तो ये होती है एक फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग थ्योरी। ये भी आपके दिमाग में आ सकती है, भाई ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं होता बेटा। सेम स्पीशीज के एग और स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज के नहीं कर सकते। हाँ, लैब में करवाना चाहेंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। उसके बाद हमारा होता है लास्ट जो इसके अंदर रहता है, दैट इज सेक्स ऑफ बेबी। सेक्स जो होता है बेबी का, इट इज डिटरमाइंड at the time of fertilization। सेक्स जो होता है बेबी का, इट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर हम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें मेल और फीमेल्स के अंदर, टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बेसिकली, मेल और फीमेल के अंदर, तो बेटा फीमेल क्या होती है, फीमेल इज ऑलवेज XY, मेल क्या होता है, मेल इज ऑलवेज XX। तो जब इससे गैमेट्स बनेंगे, या यूं कह लो कि जब मेल जो है अपने स्पर्म्स बनाएगा, स्पर्मेटिड बनाएगा, वो सब कैसे होंगे, X होगा, सॉरी बेटा मेल होता है XY, हमने उल्टा लिखा था, फीमेल होती है XX, ठीक है। तो मेल के जो स्पर्म्स है, स्पर्मेटिड है, वो कितने बनते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने स्पर्म बन जाते हैं, एक से हम क्या बोलते हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाता है, 4, ठीक है। तो क्या बन सकते हैं, 2X और 2Y, ये क्या है, दीज आर द स्पर्मेटिड,
ठीक है। अब स्पर्मेटिड के अंदर होती है डिफरेंशिएशन, इनसे बनेंगे क्या, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। 4 बने, एक्स एक्स वाई वाई, मतलब 50% एक्स 50% वाई, 50% एक्स और 50% वाई। जिस स्पर्म के पास एक्स है, ठीक है, जिस स्पर्म के पास एक्स है उसे हम बोलते हैं गायनोस्पर्म। जिस स्पर्म के पास एक्स वाला क्रोमोसोम है उसे बोलते हैं गायनोस्पर्म, और जिसके पास वाई वाला स्पर्म है उसको बोलते हैं एंड्रोस्पर्म, उसको बोलते हैं बेटा एंड्रोस्पर्म। ये भी कितना है, 50% है, और ये भी कितने हैं, 50% है। बट फीमेल का जो है, एक मदर oogonia से सिर्फ एक ही क्या बनता है, एग, एग। और एग के पास हमेशा ही क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम। एग के पास तो हमेशा ही क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि मेल का कौन से वाला स्पर्म जो है इसको फर्टिलाइज कर रहा है। जो ये 50% वाले जो स्पर्म है जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है, क्या वो उसको कर रहे हैं फर्टिलाइज, या ये वाला क्रोमोसोम जिसके पास क्या है, वाई वाला है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला मेल का स्पर्म जो है इसको फर्टिलाइज करता है, एक्स वाला या वाई वाला। तो पूरा का पूरा कि मेल जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, मेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, मेल के ऊपर डिपेंड करेगा। सो द चांसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग टू बी मेल और फीमेल डिपेंड्स ओनली अपॉन द मेल पार्टनर। किस पे डिपेंड करता है, मेल पार्टनर। ठीक है, तो जो आपका फीटस बना है, जो बच्चा है, बेबी है, उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, उसके 50-50% चांस है। क्योंकि 50% क्या है, गायनोस्पर्म है, 50% क्या है, एंड्रोस्पर्म। मतलब 50% ऐसे स्पर्म्स हैं जिनके पास एक्स क्रोमोसोम है, 50% ऐसे स्पर्म्स हैं जिनके पास वाई क्रोमोसोम है। अगर इस एक्स वाले जो एग है इसको हमने दे दिया एक्स, या इसको हमने दे दिया वाई क्रोमोसोम, ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा XX, या बन सकता है XY। मींस ये हो जाएगा फीमेल और ये हो जाएगा मेल। इसके बनने के भी 50% चांसेस हैं और इसके बनने के भी 50% चांसेस हैं, और ये सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, मेल पार्टनर पे। क्लियर है इतनी बात? तो ये था आपका सेक्स ऑफ द बेबी विच इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द मेल पार्टनर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पूरा का पूरा क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया, सेक्स ऑफ बेबी कैसे डिटरमाइन करते हैं वो किया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एज यूजुअल क्या है, आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आई थिंक अराउंड कितने क्वेश्चन है बेटा, 7 क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? और साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, वो भी आपको करनी है। हाँ, जो हमारी लास्ट प्रैक्टिस शीट थी, आई थिंक प्रैक्टिस शीट नंबर 6 थी, उसमें जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, उसका आंसर ठीक है बेटा गलत है वहाँ पर, वो आप छोड़ दीजिए। और अगर आप उस पूरे उस फ्लो चार्ट को, उस डायग्राम को देखेंगे तो मैंने आपको बनवाया था, तो आप उसमें अपनी मर्जी से आराम से लिख सकते हैं कि FSH वाला हार्मोन कौन सा है, LH कौन सा है। ठीक है, तो उसके अंदर उसका आंसर गलत है, उसको छोड़ देना। और अब ये होमवर्क करना है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।